स्टार्ट करते हैं अपनी बीएनएस की, ठीक है। तो आज हम लोग बात करेंगे ऑफेंसेस रिलेटिंग टू मैरिज की। ऑफेंसेस रिलेटिंग टू मैरिज। तो आपका एक प्रोविजन है, कोहैबिटेशन कॉज्ड बाय अ मैन डिसीटफुली इंड्यूसिंग अ बिलीफ ऑफ लॉफुल मैरिज। तो इसका मतलब ये है कि एक मैन किसी दूसरी वुमेन को धोखे से ये बिलीव कराता है कि मैं तुम्हारा लॉफुली वेडेड हस्बैंड हूँ, ठीक है, और उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है। तो ये प्रोविजन ये पूरी बात कहता है जो इसके अंदर का कंटेंट है। तो एक ऑफेंस है, आप लॉफुली किसी से वेडेड नहीं है, फिर भी आप उसे ऐसे प्रिटेंड कर रहे हैं, ऐसे रिजेंबल कर रहे हैं कि आप उससे वेडेड हैं, और उसकी बेसिस पे आप उससे रिलेशन बना रहे हैं। कोहैबिटेशन कॉज्ड बाय अ मैन caused by a man deceitfully inducing a lawful marriage। तो यहाँ पे उससे पता है, जो मैन है उसे पता है कि मैरिड नहीं हूँ इस वुमेन से, ठीक है, मैन को पता है लेकिन वुमेन को नहीं पता है। वो वहां पे ऐसी चीजें, ऐसे सरकमस्टांसेस बना रहा है, ऐसा उसे बिलीव करा रहा है कि मैं तुम्हारा लॉफुली वेडेड हस्बैंड हूँ जिससे तुम्हारी शादी हुई है, और उसके बेसिस पे रिलेशन बना रहा है। तो कोई मैन है, एनी मैन, ठीक है, डिसीटफुली यानी वो धोखे से उसे बिलीव करा रहा है वुमेन को, डिसीटफुली क्या बिलीव करा रहा है कि मैं तुम्हारा लॉफुल हस्बैंड हूं, और उसके बेसिस पे क्या कर रहा है, सेक्शुअल इंटरकोर्स। तुम्हारा पूरा प्रोविजन, तुम्हारा सेक्शन पूरा इसके टुकड़े हो गए। अब तुम्हें ऐसे समझ आ सकता है क्योंकि बेरैक की लैंग्वेज नहीं याद रहती है। क्या चीज, क्या, नहीं, पेपर वर्क तो हुआ होगा। जैसे सपोज करो कहीं भी ऐसी सिचुएशन है, कहीं लाइट चली गई, अंधेरा है, ठीक है, अब वाइफ को लग रहा है, या जो है अब कोई इंसान उसके बेडरूम में आ गए छुप के, ठीक है, और उसके हस्बैंड की तरह कपड़े पहन लिए सेम, जैसा आज उसका हस्बैंड पहना हुआ था कपड़े, वैसे उसने क्लोथ्स पहन लिए, ठीक है, और अंधेरा वगैरह है, लाइट नहीं है, जो भी चीजें। अब एक घर में हस्बैंड वाइफ रह रहे हैं और हस्बैंड के कपड़े पहन रखे हैं, तो बीवी तो सोच रही है ना मेरा हस्बैंड है ये। तो ऐसे अगर कोई प्रिटेंड कर रहा है तो क्या जरूरत है तुम्हें जानने की, तुम्हें क्या जरूरत है जानने की। तब तबीयत सही हो गई, यह बहाना था। अच्छा, अमन हंस रहा तुम्हारी बात पे। अच्छा, चलो ठीक है, जल्दी नोट डाउन करो फिर आगे बढ़ते हैं। हम लोग बीएनएस कर रहे हैं, ऑफेंसेस रिलेटेड। हाँ देखा हो, इसके बाद डिस्कस करेंगे। पहले अभी करो, अभी क्लास के बाद वो डिस्कस करेंगे।
और टाइम पे आया करो। हाँ ट्रैफिक है, चलो ठीक है। मत बताओ इतनी डिटेल, जल्दी लिखो, आगे टॉपिक मैं बढ़ाऊँ। ऑफेंसेस रिलेटिंग टू मैरिज हम लोग कर रहे हैं बीएनएस में। बीएनएस हम लोग का खत्म हो रहा है, आज कंप्लीट हो रहा है। तो उसमें ये जो ऑफेंसेस रिलेटिंग टू मैरिज जो ये वाला पार्ट है, उसमें तुम्हारा ये प्रोविजन कोहैबिटेशन कॉज्ड बाय मैन डिसीटफुली इंड्यूसिंग अ बिलीफ ऑफ लॉफुल है मैरिज। तो एक मैन है, मैंने इसके देखो इसे ब्रेक डाउन करा है इस प्रोविजन को, ठीक है। एक कोई भी मैन है, वो दूसरी वुमेन को ऐसे प्रिटेंड कर रहा है कि मैं तुम्हारा लॉफुली वेडेड हस्बैंड हूँ, ठीक है, और उसे पता है उस मैन को कि मैं इसका हस्बैंड नहीं हूँ, तभी वो जान पीछ के धोखे से, डिसीटफुली यानी धोखे से उसे ऐसा बिलीव करा रहा है और उसके बेसिस पे सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहा है। तो वो एक ऑफेंस है। समझ आ गया? क्विकली नोट इट डाउन। ठीक है, मैं इरेज कर रही हूँ। और अगर चाहिए तो निखल से ले लेना। नेक्स्ट वन इज मैरिंग अगेन ड्यूरिंग लाइफ टाइम ऑफ हस्बैंड और वाइफ, विच इज बाइगेमी, ठीक है। मैरिंग अगेन ड्यूरिंग टाइम ऑफ हस्बैंड और वाइफ। इसे बाइगेमी बोलते हैं, बिगैमी। जब मैंने तुम लोग को हिंदू लॉ पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि क्या एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, क्या रिक्वायरमेंट एक वैलिड हिंदू मैरिज होने के लिए, ठीक है। तो उसमें मैंने बताया था ना कि जो है दूसरा स्पाउस नहीं लिविंग हो अगर दूसरी शादी करनी है, ठीक है। क्लास के बाद वो क्वेश्चन पेपर मुझे देखना देना, फिर बताती हूँ। ठीक है, तो इसमें जो मैंने क्वालिफिकेशन बताई थी, एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स हिंदू मैरिज की, जो वैलिड कंडीशंस होनी चाहिए, उसमें कई सारी चीज़ें बताई थी। एक एज वाला भी बताया था क्राइटेरिया, ठीक है। और प्रोहिबिटेड डिग्री बताया था, और ये बताया था कि जो है लाइफ जो दूसरा स्पाउस लिविंग ना हो। अगर आपको दूसरी शादी करनी है, आप शादी कर रहे हैं, तो किसी का भी हस्बैंड वाइफ, अगर जैसे मैं एक हिंदू वुमेन हूँ, ठीक है, सपोज करो, अब मुझे शादी करनी, तो मेरा हस्बैंड, पहला हस्बैंड जो फॉर्मर हस्बैंड है वो लिविंग ना हो, ठीक है। जैसे मुस्लिम्स में अलाउड है, ठीक है, लेकिन जो है हिंदू लॉ में नहीं अलाउड है, आप एक ही शादी कर सकते हैं। Whoever having a husband or wife living marries in any case in which such marriage is void by reason of its taking place during the life such husband or wife। हम्म। पॉलीगैमी होता है एक से ज्यादा हस्बैंड रखना, आई थिंक। एक मिनट रुको। पॉलीगैमी का मतलब होता है एक से ज्यादा वाइफ होना। तो पॉलीगैमी मुस्लिम लॉ में अलाउड है, लेकिन हिंदू में नहीं अलाउड है ना। जैसे मुस्लिम्स में एक टाइम पे 4 शादी आप कर सकते हैं, लेकिन हिंदूज में नहीं कर सकते हैं। तो ये वाला जो प्रोविजन है हमारा बिगैमी वाला, इसमें ये है कि कोई भी इंसान जिसका हस्बैंड या वाइफ लिविंग है, किसी भी कंडीशन में अगर शादी करता है, तो वो शादी वॉइड होगी जस्ट बिकॉज उसका फॉर्मर हस्बैंड या वाइफ लिविंग है, वो जिंदा है अभी। समझ आ गई ये चीज? नेक्स्ट पे चले।
नेक्स्ट वन इज सेम ऑफेंस विद कंसीलमेंट ऑफ फॉर्मर मैरिज फ्रॉम पर्सन विद होम सब्सिक्वेंट मैरिज इज कॉन्ट्रैक्टेड। तो आपने दोबारा आप किसी से शादी कर रहे हैं, ठीक है, जैसे निखिल दूसरी शादी कर रहे हैं किसी लड़की से, और उस लड़की से इन्होंने ये चीज छुपाई कि मैं ऑलरेडी शादीशुदा हूँ, ठीक है, तो आप उसके साथ धोखा कर रहे हो, तो ये एक ऑफेंस है। आप पहली मैरिज अपनी छुपा के दूसरी शादी कर रहे हो और उस इंसान को सारी चीजें बता भी नहीं रहे हो, बता नहीं रहे हो कि मैं पहले से मैरिड हूँ, तो फ्रॉड हुआ ना, कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट हुआ। सेम ऑफेंस विद ऐसे लिख लो, कंसीलमेंट ऑफ फॉर्मर मैरिज ड्यूरिंग सब्सिक्वेंट मैरिज, कंसीलमेंट of former marriage during subsequent marriage। इस सेक्शन में क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या कर रहा है ये मैन? कंसीलमेंट क्या, वो छुपा रहा है ना अपनी पहली शादी दूसरी शादी से जब कर रहा है। हाँ, हाँ, वॉइडेबल का मतलब जब तक उसे वॉइड डिक्लेयर ना करा जाए तब तक वो वैलिड है। तो कोई भी इसमें चाहे मैन हो चाहे वुमेन हो, ठीक है, कोई भी इंसान अगर अपनी पहली मैरिज पा रहा है दूसरे इंसान से जब शादी कर रहा है दूसरी मैरिज, तो वो एक ऑफेंस है। यहाँ पे मैन या वुमेन की बात नहीं, हुएवर, चाहे मैन हो चाहे वुमेन हो, हुएवर, मैन और वुमेन। शादी कर पहली छुपा रहा है। Doing second marriage, concealing former marriage, और किससे छुपा रहा है? जिससे दूसरी शादी कर रहा है। concealing with the person with whom he is getting married। हाँ, छुपाना, वो मेकअप वाला कंसीलर नहीं है यहाँ पे। मैरिज, डन। Next one is marriage ceremony fraudulently gone through without lawful marriage। Whoever dishonestly or with a fraudulent intention goes through the ceremony of being married knowing that he is not thereby lawfully married। ठीक है, तो अगर कोई जो है सेरेमनी जो शादी की वो अनलॉफुली कर रहा है, लॉफुली नहीं कर रहा है, तो भी वो एक ऑफेंस है। फिर है अडल्ट्री,
बताओ क्या है, बताओ उमाम। हम्म, यस। Adultery is whoever has sexual intercourse with a person who is, तो जो भी सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है उस इंसान के साथ, who is and whom he knows or has reason to believe to be the wife of another man, जिसे पता है या रीजन है बिलीव मानने के लिए कि वो वाइफ है किसी दूसरे मैन की, दूसरे आदमी की, विदाउट द कंसेंट ऑफ कन्वीनियंस ऑफ दैट मैन, और जिस इंसान की वो वाइफ है, जिस मैन की, उसके कंसेंट के बिना वो उसे सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है, दैट इज अडल्ट्री। ठीक है, ये एक मैन है, ये भी वाइफ है किसकी, सी की, तो ए, और इसके लिए मैरिज जरूरी है, अगर मैरिज नहीं है तो फिर वो रेप आ जाएगा, ठीक है, रेप में। हाँ, तो ए बी की वाइफ के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है सी के कंसेंट के बिना, मतलब तुम, नहीं ए और बी नहीं, एक अलग मैन है, ठीक है, बी और सी हस्बैंड वाइफ है, बी इसकी वाइफ है सी की, ये हस्बैंड है, बी वाइफ है सी हस्बैंड है, क्या, ठीक है, और ये सी के कंसेंट के विदाउट कंसेंट ऑफ सी। हाँ, तुम ये देखो ना कि ये प्रोविजन कितना बेकार है, कि यहाँ पे बी का कंसेंट नहीं, यहाँ सी का कंसेंट मैटर करता, और कोई भी हस्बैंड क्यों कंसेंट देगा कि मेरी वाइफ के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करो, ठीक है, और यहाँ पे विमेन का कुछ भी रिजेम्बलेंस ही नहीं हो रहा है फिर तो ये जब ये प्रोविजन हटाया गया है, इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करा गया है, तो उसमें यही कहा सुप्रीम कोर्ट ने, जोसेफ शाइन के केस में हटा दिया इसे, ठीक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है ये, ठीक है, तो इसमें यही कहा गया कि जो है सुप्रीम कोर्ट के जजेस की जो बेंच थी, उन्होंने ये बोला कि वाइफ जो है हस्बैंड की प्रॉपर्टी नहीं है, कोई प्रॉपर्टी थोड़ी ना हस्बैंड की वाइफ की, भाई वाइफ कंसेंट दे सकता है या नहीं, उसके लिए तो वाइफ कंसेंट दे या ना दे ना, वहां पे वाइफ का कंसेंट मैटर करना चाहिए। और एक और चीज, ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक इस सेक्शन में, जैसे इसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स किया, ठीक है, तो जो सी है इसका हस्बैंड, मतलब इसकी वाइफ थी ना सी की, तो ये इसके ऊपर केस कर सकती है, कर सकता है, ठीक है, लेकिन जो ये जो मैन है जो कर रहा है इसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स, इसकी वाइफ अगर डी है, ये इस पे केस नहीं कर सकती है। और तुम ये भी देखो कि अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स हो रहा है, भले ही इन दोनों की आपसी सहमति से हो रहा है, ए और बी से, ठीक है, लेकिन जेल बस ए जाएगा, बी नहीं जाएगा, क्यों जाएगी, क्यों, क्योंकि कितने सारे फ्लॉज है इस सेक्शन में, तो इसीलिए इस सेक्शन को हटा दिया गया। अडल्ट्री जो है डाइवोर्स का ग्राउंड है, लेकिन ये एक ऑफेंस नहीं है, इसके लिए कोई सजा नहीं होगी, ग्राउंड है लेकिन ये डाइवोर्स का। किस केस से हटा था अडल्ट्री, जोसेफ शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जोसेफ शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया, क्या हो बोलो, लिखो, समझ आ गया पूरा ही सेक्शन अच्छे से, क्या सेक्शन में है ना आईपीसी में 497 में, पहले अभी ये लिख लिया, डन। नेक्स्ट वन इज enticing or taking away or detaining with criminal intent a married woman, कोई मैरिड, सब बता दिया, हाँ हाँ, जब आप एबसेंट थे। दूसरा हम लोग का सेक्शन है प्रोविजन, इंटाइस, क्या बोलो,
अपलोड हो चुकी हैं, कल परसों हुई थी। हम्म। हो गया बस, इनफ। अब पढ़ लें। Enticing or taking away or detaining with criminal intent or married women. So whoever takes or entices away any woman who is and whom he knows or has reason to believe, लैंग्वेज देख रहे हो बैराग की, ऐसी होती है, reason to believe to be the wife of any other man, from that man or from any person having the care of her on behalf of that man, with intent that she may have illicit intercourse with any person, or conceals or detain with, तो जो कोई भी इंसान जो एक विमेन को, जो उसे पता है या उसके पास रीज़न है ये बिलीव करने के लिए कि वाइफ है किसी और मैन की, तो उस मैन के कंसेंट के बिना या फिर उस मैन के बिहाफ पे कोई इंसान जो उस जो वाइफ है उसके लिए कंसेंट दे सकता है, उसे कहाँ ले जाना कहाँ नहीं, ठीक है, उसके कंसेंट के बिना उसे कहीं ले जाता है तो और कोई गलत काम करवाता है, तो वो चीज़ें ही बोल रहा है प्रोविजन। enticing or taking away a married woman, तो कौन ले जा रहा है, whoever, कोई भी, यहाँ पे कुछ जेंडर मेंशन नहीं तुम्हारा, उसे पता है कि वो किसी और की वाइफ है, knows और reason to believe, क्या उसे पता है कि वाइफ है किसी और की, वाइफ ऑफ another man, फिर भी उसे कहीं और लेके जा रहा है किसके कंसेंट के बिना, उसके हस्बैंड के, विदाउट कंसेंट ऑफ हस्बैंड, या फिर उस इंसान के कंसेंट के बिना जो हस्बैंड के बिहाफ पे कंसेंट दे सकता है, और विदाउट कंसेंट ऑफ पर्सन who is authorized to consent on behalf of husband. Enticing or taking away. हम्म, अब दिख रहा है, रुक जाओ मैं इधर हो जाती हूँ। हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है क्रुएल्टी बाय हस्बैंड और रिलेटिव्स ऑफ हस्बैंड। क्रुएल्टी, तो
क्रुएल्टी कौन करे यहाँ पे, या तो हस्बैंड करे या हस्बैंड के रिलेटिव्स करें. Whoever, being the husband or the relative of the husband of a woman, subjects such woman to cruelty shall be punished with imprisonment for a term which may extend to 3 years and shall also be liable to fine. क्रुएल्टी का क्या मतलब होता है, मैंने वही तो बता दिया कि हस्बैंड करे या हस्बैंड के रिलेटिव्स करे, तो क्रुएल्टी यहाँ पर डिफाइन करा गया, वुमेन के साथ हो रही हो. लेकिन क्रुएल्टी किसे माना जाएगा? एनी विलफुल कंडक्ट which is of such a nature as is likely to drive the women to commit suicide or to cause grave injury or danger to life or health, whether mental or physical. तो ऐसा कंडक्ट जिससे एक वाइफ मजबूर हो जाए सुसाइड कमिट करने पे, या उसकी हेल्थ को या जो है लाइफ को डेंजर हो, और ये चाहे फिजिकली हो या मेंटली हो. या फिर वुमेन को हैरेस किया जाए कोई अनलॉफुल डिमांड के लिए, जैसे डाउरी के लिए. क्रुएल्टी कौन करे यहाँ पे? रिलेटिव्स. क्रुएल्टी बाय हस्बैंड और रिलेटिव्स ऑफ हस्बैंड, हस्बैंड्स रिलेटिव्स. किसे करे? वाइफ को. क्रुएल्टी क्या होता है? कोई भी ऐसा कंडक्ट जिससे वो मजबूर हो जाए क्या करने के लिए? सुसाइड. या पर उसकी लाइफ को, हेल्थ को डेंजर हो, वेदर मेंटली और फिजिकली. या फिर उसे हैरेस किया जाए कोई अनलॉफुल डिमांड मीट करने के लिए, जैसे कि डाउरी. फॉर अनलॉफुल डिमांड हो गया. उमाम, ठीक है. नेक्स्ट वन इज डेफेमेशन. डेफेमेशन तुम्हारा क्रिमिनल लॉ में भी है और टॉर्ट में भी है. अभी टाइम है ना, तो सॉल्व करवाऊंगी मैं. डेफेमेशन इज whoever by words either spoken or intended. अभी लिखो मत, मैं पढ़ रही हूँ, मैं लिखवा दूंगी. ऐसे पूरा नहीं लिखवाऊंगी ना, ब्रेक करके लिखवाऊंगी. whoever by words either spoken or intended to be read. कोई भी इंसान स्पोकन वर्ड से या फिर ऐसे वर्ड से जो पता है कि पढ़े ही जाएंगे, और बाय साइंस, साइंस के थ्रू या विजिबल रिप्रेजेंटेशंस के थ्रू, मेक्स और पब्लिशेस एनी इम्पुटेशन कंसर्निंग एनी पर्सन इंटेंडिंग टू हार्म. वो जो है कोई ऐसे स्टेटमेंट करता है या पब्लिश करता है इस इंटेंशन के साथ किसी इंसान को हार्म पहुंचाने के, और नोइंग और हैविंग रीजन टू बिलीव दैट सच इम्पुटेशन विल हार्म, या जानते हुए या रीजन होते हुए कि मेरा ऐसा करने से सामने वाले की रेपुटेशन को हार्म होगा. The reputation of such person is said except in the cases hereafter expected to be defame that person. तो जो exceptions दे रखे हैं उसमें अगर आता तो ठीक है, वरना अदरवाइज ऐसा कोई करता है तो वो defamation होगा.
एक डेड पर्सन की, एक इंसान जिसकी डेथ हो चुकी है, उसे कुछ अगर बोला जाए तो क्या वो डेफेमेशन होगा? हाँ, देखो, भले ही कोई भी इंसान हो, अगर वो डेथ हो गई उसकी, ठीक है, तो एक जो जनरल परसेप्शन है सबके रिलीजन में होता है कि जिसकी डेथ हो गई उसके बारे में कुछ बुरा नहीं बोलते हैं, ठीक है। और अगर वो चाहे जितना बुरा इंसान रहा हो, ठीक है, अगर तुम बोलोगे कोई उसके अगेंस्ट कुछ ऐसा बोल रहा है जिसे डिफेम हो रहा है वो, तो आप भी कहीं ना कहीं अफेक्ट हो रहे हो, ठीक है। अगर किसी के सपोज करो दादा है, ठीक, उनकी डेथ हुई, उन्हें कोई डिफेम कर रहा है, तो क्या तुम्हारा डेफेमेशन नहीं है? वो तुम अफेक्ट नहीं हो रहा, तुम्हारी फैमिली की रेपुटेशन अफेक्ट नहीं हो रही ना, तो इसलिए वो इंसान वहां पे लायबल होगा। It may amount to defamation to impute anything to a deceased person if the imputation would harm the reputation of that person if living. अगर वो इंसान जिंदा होता तो उसे, हाँ, उसकी रेपुटेशन खराब होती, तो जब उसकी डेथ हो गई तब भी वो माना जाएगा, ठीक है। एंड इज इंटेंडेड टू बी हर्टफुल टू द फीलिंग्स ऑफ हिज फैमिली और अदर नियर रिलेटिव्स। और अगर उसकी फैमिली की फीलिंग्स हर्ट हो रही हैं या फिर पास के जो रिश्तेदार हैं, रिलेटिव्स हैं उनकी, तो फिर वो डेफमेशन माना जाएगा। नेक्स्ट वन इज, रुको मैं लिखवा देती हूँ। डेफमेशन क्या है? किस किस थ्रू से हो सकता है? बाय, कौन करता है? हुएवर, कोई भी, ठीक है। बाय वर्ड्स, इधर स्पोकन और ठीक है, या फिर विजिबल रिप्रेजेंटेशन, साइंस, किस इंटेंशन से करता है? सामने वाले के रेपुटेशन को हार्म करने के, विद इंटेंट टू हार्म। और डेफेमेशन के लिए ये भी जरूरी है कि चीज पब्लिश होनी चाहिए। जैसे अगर वर्बल के देखो, दो लाइबल स्लैंडर दो तरह के होते हैं, जब मैंने टॉट पढ़ा था तो मैंने चीज बताई थी, ठीक है। तो वर्बल हो सकता है, बट जैसे ये नहीं कि मैंने अगर निखिल की बुराई करी तो मैंने बस निखिल से बोला कि तुम ऐसे हो, तो उसमें वो उसकी रेपुटेशन कहाँ डिफेम हुई? अब मैं पूरी क्लास के सामने निखिल को कुछ ऐसा बोलूं जिससे उसकी रेपुटेशन खराब हो, है ना, तो वो डेफेमेशन हुआ। हाँ, नहीं करूंगी नहीं। तो इसकी एक्सप्लेनेशन लिखवा रही हूँ। एक्सप्लेनेशन वन है डिसीज वाला जो मैंने बताया। डिसीज उसे बोलते हैं जिसकी डेथ हो चुकी है, ठीक है। तो डिसीज पर्सन है, अगर इस पे कोई डेफेमेटरी स्टेटमेंट दिया जा रहा है तो वो लायबल होगा। अगर ये जिंदा होता तब भी उसे अफेक्ट करता, या फिर क्या कर रहा है, उसके रिलेटिव्स को या फैमिली की फीलिंग्स को हर्ट कर रहा है, हर्ट फीलिंग्स ऑफ फैमिली और नियर रिलेटिव्स।
हो गया। दूसरा एक्सप्लेनेशन है हमारा, एक्सप्लेनेशन 2। किसी कंपनी के अगेंस्ट को डेफेमेशन कर रहे हैं, ठीक है। अब जैसे जोमेटो है, तो कंज्यूमर्स कई बार कंप्लेन करते हैं कंज्यूमर कोर्ट में, तो कई बार चीज़ें सही भी होती हैं, ठीक है, कि आपने कुछ वेज ऑर्डर किया, आपको नॉन वेज मिल गया, इस तरह की चीज़ें काफ़ी इधर देखने को मिली हैं। बट आप इतनी बड़ी कंपनी है, अगर आप कोई झूठा केस करोगे तो वो डेफेमेशन हुआ, उन कंट्री की रेपुटेशन ख़राब हुई। तो कंपनी पे भी होता है, ये नहीं कि आप किसी सिंगल पे पर्सन पे कर सकते हैं। अगर कंपनी के अगेंस्ट आप कुछ करें तो वो भी डेफेमेशन है, अगर उसकी रेपुटेशन ख़राब कर रहे हैं। कंपनी और एसोसिएशन ऑफ पीपल, नेक्स्ट वन, एक्सप्लेनेशन 3। अगर आप आयरनिकली कोई चीज़ बोल रहे हैं, ठीक है, जैसे मैं बोल रही हूँ कि निखिल है, मैं आगे निखिल का एग्जांपल ले रही हूँ। हाँ, क्या नाम है? आदित्य, ठीक है, मैं आदित्य का एग्जांपल ले रही हूँ, बट माइंड ना करना, माइंड मत करना, मैंने ये बोला, ठीक है। तो आयरनिकली का यहाँ पे ये मतलब है कि जैसे आदित्य को मैंने बोला किसी का पेन चोरी हुआ, ठीक है, निखिल का पेन चोरी हुआ है, मैंने कहा ये पेन आदित्य ने नहीं चुराया है, एक टॉन्ट्रम की तरह मैंने बोला है। मैंने इस सेंस में ये बोला कि नहीं लिया उसने, मैंने एक टॉन्ट्रम की तरह बोला, एक टॉन्ट मारा है, ठीक है, तो वो भी डेफमेशन है। हम्म, क्या हुआ अमन? एक्सप्लेनेशन 4 हमारा क्या कहता है? एक्सप्लेनेशन 4 हमारा ये कहता है कि तब तक डेफेमेशन नहीं माना जाएगा जब तक उस इंसान की रेपुटेशन, कैरेक्टर सोसाइटी में लोअर नहीं हो रही, कम नहीं हो रही, जो है उससे कम नहीं हो रही, तब तक डेफेमेशन नहीं माना जाएगा। नो imputation is said to harm a person's reputation unless that imputation directly or indirectly in the estimation of others lowers moral or intellectual character of that person, or lowers the character of that person in respect of his caste or his calling, or lowers the credit of that person, or causes it to be believed that the body of that person is in a low। तो वही है कि जब तक जहाँ पे अपनी लोकेलिटी में, सोसाइटी में, या अपने जहाँ रह रहा है जिन लोगों के साथ, या अपनी कास्ट में, जब तक उसकी जो इमेज है, जो उसका कैरेक्टर, जब तक वो लो नहीं हो रहा है, तो ये नहीं माना जाएगा कि उसका डेफेमेशन हुआ है। लिखो फिर आगे बढ़े, हो गया ना। इसके इलस्ट्रेशंस बता रही हूँ। A says Z is an honest man. He never stole B's watch, intending to cause it to believe that Z did steal B's watch। जो मैंने अभी आयरनिकली वाला समझाया ना एग्जांपल, वही चीज मैं इजी टर्म्स में बता रही हूँ ना, ऐसे तो नहीं याद कर पाओगे। ए है, ठीक है, इस ये जेड है, तो ए बोलता है कि जेड ने किसकी वॉच नहीं चुराई है? बी की।
वो एक ऑनेस्ट मैन है और वो कभी बी की वॉच चुरा ही नहीं सकता है। इस इंटेंशन के साथ मतलब वर्ड उसके ये है, बस उसके कुछ एक्सप्रेशंस कुछ और, इंटेंशन कुछ और है। उस इस इंटेंशन के साथ ये बिलीव कराने के लिए कि किसी ने वॉच चुराई है, तो ये डेफेमेशन है। वॉच बी की चोरी हुई है, ठीक है। जेड एक समझ लो थीफ है, पता नहीं है कि नहीं है, ठीक है, असम्पशन। तो ए बोल रहा है, ए सेज जेड इज एन ऑनेस्ट मैन, he never stole B's watch, intending to believe Z steal the watch। ये चीज समझ आ गई? जो मैंने एथनिकली वाला बताया ना एक्सप्लेनेशन, तुम लोगों को जो एक्सप्लेनेशन 3 था वही है ये चीज। लिख लिया? गुड। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन है, ए इज आस्क्ड हु स्टोल बीज वॉच। अब ए से पूछा गया कि बी की वॉच किसने चुराई है। ए ने क्या किया, जेड की तरफ पॉइंट आउट कर दिया, intending to cause it to be believed that Z stole B's watch. This is defamation. A से पूछा गया, ठीक है, B की वॉच चोरी हुई है, कि A से पूछा, ठीक, कि B की वॉच किसने चुराई है। तो A ने Z की तरफ फिंगर पॉइंट कर दिया, ऐसे कर दिया। हाँ, चुराई होगी तब डेफेमेशन नहीं होगा, लेकिन अगर नहीं चुराई तब डेफेमेशन है। वो चीजें सही होनी चाहिए। अगर ट्रुथ है तो डेफेमेशन नहीं है। जैसे किसी, क्या बोलो? हाँ, ये एग्जांपल समझ आ गया? अब नेक्स्ट हमारा इलस्ट्रेशन है, ए ड्रॉज अ पिक्चर ऑफ जेड रनिंग अवे विद बीज वॉच। ए ने एक पिक्चर ड्रॉ करी जेड की बी की वॉच चुराते हुए, तो ये क्या है, डेफर्मेशन हुआ। ए ड्रॉज अ पिक्चर ऑफ जेड रनिंग विद बीज वॉच। तो ए ने एक पिक्चर ड्रॉ करी, उसमें क्या उसने दिखाया कि जेड जो है बी की वॉच लेके भाग रहा है। तो इससे क्या आप इंडिकेट कर रहे हो कि एक थीफ है, इसने वॉच चुराई है इसकी, और अगर उसने सच में नहीं चुराई होगी तो ये डेफेमेशन हो गया। क्लियर? अब इसके कुछ एक्सेप्शंस बताती हूँ। ये था कि ये डेफेमेशन होगा कब कब, अब कब नहीं होगा। फर्स्ट एक्सेप्शन है, imputation of truth which public good requires to be made or published. It is not defamation to impute anything which is true concerning any person if it be for the public good that the imputation should be made or published. Whether or not it is for the public good is a question of fact. ठीक है, तो एक चीज जो ट्रूथ है, मैंने बोला ट्रूथ होना चाहिए, और अगर पब्लिक गुड के लिए है तो वो डेफेमेशन नहीं है।
imputation of truth, which public good requires. उसके एक्सेप्शन सब हम लोग कर रहे हैं. एक्सेप्शंस वो इलस्ट्रेशन थे, एग्जाम्पल थे. हाँ, डेफर्मेशन मैंने बताया कब कब होता है. अब कब कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जब डेफर्मेशन नहीं होता है. जैसे अगर ट्रुथ सच बोला जा रहा है तो वो डेफर्मेशन नहीं है. लिखो, फिर दूसरा लिखो. नेक्स्ट क्लास में मुझे सबके फोन पोडियम पे चाहिए. और अगर नहीं रख सकते हो तो फिर क्लैट का ख्वाब छोड़ दो. सेकेंड एक्सेप्शन है तुम्हारा पब्लिक कंडक्ट टू पब्लिक सर्वेंट. चाहे प्रेजेंट रिश्तेदार है या फ्यूचर रिश्तेदार है, अगर जो भी है सारी चीजें बैलेंस करना सीखो. तो जरूरी है कि तुम क्लास में बैठ के रिप्लाई करो. नहीं तो कॉल उठाने की जरूरत नहीं, आप फ्री हैं. और किसी भी एग्जाम की तैयारी करना तो एक चीज टाइम पे एक चीज करो. आई मीन टू से अभी पढ़ रहे हो तो पढ़ो, फोन चला रहे हो तो फोन चला लो आराम से, घूमना है घूमो, एक टाइम पे एक जगह दिमाग रखो. हाँ, ऐसे जो एक साथ कुछ नहीं हो पाता है. मैं तो एंजॉय करने के लिए नहीं मना कर रही हूँ, बस ये बोल रही हूँ एक टाइम पे एक चीज करो, सारी चीजों को बैलेंस बना के रखो. दूसरा एक्सेप्शन हम लोग का पब्लिक कंडक्ट ऑफ पब्लिक सर्वेंट. अब जैसे पब्लिक सर्वेंट्स जो होते हैं तो उनके जो पब्लिक उनका कंडक्ट है, जो गवर्नेंस है, उसे तो हम लोग क्वेश्चन कर सकते हैं ना. तो वो थोड़ी ना डेफेमेशन है अगर हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं तो. It is not defamation to express in a good faith any opinion whatever respecting the conduct of a person, of a public servant in the discharge of his public functions, or respecting his character so far as character appears in that conduct and no further. तो ये डेफेमेशन नहीं है. गुड फेथ में कोई ओपिनियन एक्सप्रेस करना किसके रिगार्डिंग, एक पब्लिक ऑफिसर के, पब्लिक सर्वेंट की कंडक्ट पे, तो ये डेफेमेशन नहीं है. अब एक्सप्रेस कर रहे हो, expressing any opinion regarding conduct of public servant is not defamation. In good faith
इज नॉट डेफमेशन। एक्सेप्शंस भी इसके याद रखना, क्योंकि एक्सेप्शंस में तुम लोग को फिर फंसाएंगे क्वेश्चन में। क्लास में बताती हूँ। नहीं, हो जाए तो बताओ, नहीं आगे लिखवाऊँ। थर्ड एक्सेप्शन है हमारा, conduct of a person touching any public question it is not defamation to express in good faith any opinion whatever respecting the conduct of a person touching any public question and and respecting his character। मतलब कोई एक पब्लिक क्वेश्चन है, जैसे पर्सनल क्वेश्चन नहीं, कोई पब्लिक, जैसे उसी से ही मिलता हुआ जो मैंने बताया पब्लिक कंडक्ट ऑफ पब्लिक सर्वेंट। तो पब्लिक कंडक्ट की वहाँ पे बात हो रही है, नहीं कि वो पर्सनल लाइफ में क्या कर रहा है। वो जैसे एक डीएम भी है, पब्लिक सर्वेंट हुआ वो, ठीक है, तो वो उसे जो अथॉरिटी मिली है अपने डिस्ट्रिक्ट को मैनेज करने की, वो उसमें अपने जुरिसडिक्शन में कैसे क्या काम कर रहा है। तो एक कोई पब्लिक क्वेश्चन है, उससे रिलेटेड एक इंसान का कंडक्ट कैसा है, तो उस इंसान के कंडक्ट से रिलेटेड अगर आप कोई गुड फेथ में कोई अपना ओपिनियन दे रहे हैं तो एक डेफामेशन नहीं है। गुड फेथ में दें, एक्सप्रेस है ये ई, एक्सप्रेसिंग ओपिनियन इन गुड फेथ। इरेज कर दूं? फोर्थ एक्सेप्शन, publication of reports of proceedings of courts। जो कोर्ट में प्रोसीडिंग्स होती है उसकी जो रिपोर्ट्स होती हैं या जो भी जजमेंट्स होते हैं, क्या वो डिफेमेशन होते हैं? बताओ। तो वही चीज है ये। इट इज नॉट डेफेमेशन टू पब्लिश substantially true reports of the proceedings of a court of justice or of the result of any such proceeding। इसमें तो कुछ लिखवाने की जरूरत नहीं, समझ आ रहा है। हो गया। फिर फिफ्थ
एक्सेप्शन है मेरिट्स ऑफ केस डिसाइडेड इन कोर्ट और कंडक्ट ऑफ विटनेसेस और अदर पर्सन. मेरिट्स ऑफ केस डिसाइडेड पता नहीं, मुझे नहीं समझ आ रहा है क्यों आ रहा है. नहीं वो कभी नहीं आता, आज पता नहीं क्यों आ रहा. मेरिट्स ऑफ केस डिसाइडेड और कंडक्ट ऑफ विटनेसेस और अदर पर्सन कंसर्न. हाँ मेरिट्स है वो. हाँ तो it is not defamation to express in good faith any opinion respecting the merits of any performance which its author has submitted to the judgment of the public or respecting the character of the author. Sorry, मैं दूसरा पढ़ने लगी. It is not defamation to express in good faith any opinion whatever respecting the merits of any case, civil or criminal, which has been decided by a court of justice or respecting the conduct of any person as a party, witness or agent. मतलब एक केस जो डिसाइड हो रहा है किन मेरिट्स पे हो रहा है, डिमेरिट्स पे हो रहा है, उसके रिगार्डिंग अगर आप कोई गुड फेथ में कोई अपना ओपिनियन एक्सप्रेस कर रहे हैं या जो पार्टीज थी उसमें केस में, तो ये डेफेमेशन नहीं है. ठीक है, लिखो, समझ आ गया ना. हाँ डेफेमेशन चला है. सिक्स्थ एक्सेप्शन है मेरिट्स ऑफ पब्लिक परफॉर्मेंस. merits of public performance. So it is not defamation to express in good faith any opinion respecting the merits of any any performance which its author has submitted to the judgment of the public. तो एक ऑथर ने कोई बुक लिखी है तो वो भी कोई डेफेमेशन नहीं है. हाँ बुक लिखी है, बुक. वेजरिंग. ठीक है, कवर अप कर लेंगे. तो जो हमारा दूसरा इलस्ट्रेशन है जो मैंने बताया पब्लिक परफॉर्मेंस वाला, अभी an actor or singer who appears on a public stage submits his acting or singing to the judgment of the public. एक इंसान मतलब आई मीन से एक एक्टर या सिंगर पब्लिक परफॉर्मेंस आप कर रहे हो, पब्लिक स्टेज पे वहाँ पे परफॉर्मेंस दे रहे हो, तो ऑब्वियसली वहाँ पे लोग आपको अप्रेज भी करेंगे, क्रिटिसाइज भी करेंगे. तो अगर कोई क्रिटिसाइज कर रहा है तो वो डेफेमेशन नहीं है. अब सबको तो जरूरत है नहीं, कोई भी सिंगर या एक्टर हो हर इंसान को पसंद नहीं आता, जाहिर सी बात है आपको क्रिटिसाइज भी क्रिटिसिज्म भी मिलेगा. आप पब्लिक जगह पे परफॉर्मेंस कर रहे हो तो.
Next one is accusation preferred in good faith to authorized person. Accusation preferred in good faith. Accusation preferred in good faith to authorized person. एक्सेप्शन से ही अभी हम लोग कर रहे हैं, ठीक है. It is not defamation to prefer in good faith an accusation against any person to any of those who has lawful authority over that person with respect to subject matter of accusation. ठीक है. तो अब अगर जैसे पुलिस लगा रही है एक्यूजेशन किसी पे, या जज है कोई जजमेंट लिखते टाइम एक्यूजेशन कोई लगा रहा है, या उसके कैरेक्टर के बारे में कुछ बोल दिया जो अक्यूज्ड है, तो वो डेफेमेशन नहीं होता है. इसका इलस्ट्रेशन है, इफ ए इन गुड फेथ अक्यूज जेड बिफोर अ मजिस्ट्रेट, इफ ए इन गुड फेथ कंप्लेन्स ऑफ द कंडक्ट ऑफ जेड ए सर्वेंट. तो वही जो भी चीज़ मैंने बताई, अगर गुड फेथ में मजिस्ट्रेट कर रहा है, जो लॉफुल अथॉरिटीज हैं, अगर वो गुड फेथ में एक्यूजेशन लगा रही हैं किसी पे, तो वो डेफेमेशन नहीं है. एक्यूजेशन लगा रही है यहाँ पे, कौन लगा रहा है? लॉफुल अथॉरिटीज. हाँ, गुड फेथ में लगा रही हूँ. लिखो मॉम, लिख लिया तुम लोगों ने? नेक्स्ट है हम लोग का वो एक्सेप्शन, imputation made in good faith by person for protection of his or others interest. तो कोई imputation किया जाता है अपने प्रोटेक्शन के लिए या फिर किसी और इंसान के इंटरेस्ट के प्रोटेक्शन के लिए. इट इज नॉट made in good faith for the protection of interest of the person making it or of any other person or the for the public good. ये रेस कर रही हूँ. Imputation made in good faith by a person for protection of his interest or interest of some other person. मतलब कोई जो है स्टेटमेंट दे रहा है, तो पता किया जाएगा ना गुड फेथ में है कि नहीं. इसका इलस्ट्रेशन है, A shopkeeper says to B who manages his shop business. ठीक है, A एक शॉपकीपर है, उसकी B से वो कहता है, B उसकी दुकान उसकी शॉप मैनेज करता है, sell nothing to Z unless he pays you ready money. तो ये कहता है कि Z को तुम कोई भी चीज़ उधार ना बेचना, जब तक वो तुम्हें पैसे ना दे तुरंत हाथ के हाथ कोई चीज़ बेचना मत.
मुझे उसकी ईमानदारी पे भरोसा नहीं है, ठीक है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये इस एक्सेप्शन में आ रहा है जो मैंने बताया, क्योंकि वो उसने किस लिए किया, अपने बेनिफिट के लिए, अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए किया है। अब आपको पता है किसी का बैकग्राउंड कि हाँ इसने बहुत उधार ले चुका है मुझसे, या जिससे लेता है सबसे उधार लेता है और कभी लौटाता नहीं है, तो वो ऑब्वियसली अपने जो है मैनेजर से बोलेगा ना कि कोई अगर ये इंसान शॉप पे आ रहा है अपनी कोई सामान लेने, तो जब तक वो हाथ के हाथ पैसे ना दे, तुरंत कैश ना दे, तुम ये सामान कोई सामान मत बेचना उसे। तो यहाँ पे वो अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए कर रहा है, प्रोटेक्शन के लिए, तो ये डेफेमेशन नहीं है। लिखो एग्जाम्पल समझ गए। और कोई भी इंसान जिसे पता है कि डेफेमेटरी मटेरियल है तब भी उसे प्रिंट करता है, ये पब्लिश करता है, तो वो भी लायबल होता है, अगर उसे पता है तो। प्रिंट और पब्लिश करता है अगर कोई डेफेमेटरी स्टेटमेंट, जानते हुए कि ये डेफेमेटरी स्टेटमेंट है, तब वो लायबल होगा। नोइंग इट टू बी डेफेमेटरी। या कोई इंसान बेच रहा है प्रिंटेड मटेरियल को, ठीक है, कोई सपोज करो कोई मैगजीन है, ठीक है, या कोई न्यूज़पेपर ही, उसमें कुछ ऐसा छपा है, प्रिंट है, तो फिर जिसने प्रिंट किया और उसे पता है कि डेफेमेटरी, तभी वो प्रिंट कर रहा है। और वो इंसान जिसे पता है कि इसमें डेफेमेटरी स्टेटमेंट है, डेफेमेटरी मटेरियल है, तभी उस चीज़ को बेच रहा है, उस न्यूज़पेपर को, तो जो बेच रहा है वो भी लायबल होगा, जो सेल कर रहा है वो भी लायबल होगा यहाँ पे। इरेज करूं। नेक्स्ट टॉपिक है क्रिमिनल इंटिमिडेशन। Intimidation. Whoever threats another with any injury to his person, reputation, or property, or to the person or reputation of anyone in whom that person is interested, with intent to cause alarm to that person, or omit to do any act which that person is legally entitled to do as the means of avoiding the execution of such threat, commits criminal intimidation. तो कोई इंसान जो थ्रेटर कर रहा है किसी और इंसान को किसी इंजरी से, कि हम आपकी रेपुटेशन, प्रॉपर्टी या आपकी बॉडी को इंजरी पहुंचाएंगे, या फिर किसी इंसान को जिसमें वो इंटरेस्ट है उसे नुकसान पहुंचाएंगे, और जो है उससे कोई ऐसा काम करवाता है जो वो लीगली करने के लिए बाउंड नहीं है, जो लीगल काम नहीं, कोई इलीगल काम कराता है, तो वो है क्रिमिनल इंटिमिडेशन। A threat to injure the reputation of any deceased person in whom the person threatened is interested is, अगर कोई deceased person है, ठीक है, जैसे डेफेमेशन में बताया था ना कि डिसीज पर्सन के अगेंस्ट, मतलब जिसकी डेथ हो चुकी है उसके अगेंस्ट करा जा रहा है, तभी डेफेमेशन माना जाएगा। तो उसका एक्सप्लेनेशन इस सेक्शन का कि अगर जो यहाँ पे बोल रहा है इंटरेस्ट की बात, अगर कोई ऐसा इंसान है जैसे कोई मुझे धमकाए मेरे लिए एक तो, या फिर कोई मेरे पेरेंट्स या कोई भी ऐसा इंसान जिसमें मेरा इंटरेस्ट है, मैं उसे प्रोटेक्ट करना चाहूंगी, मैं नहीं चाहूंगी उसे कुछ हो, तो उसे धमकी दे कि तुम ये काम नहीं करोगी, मैं उसे ही नुकसान पहुंचाऊंगा,
ठीक। तो उससे बचाने के लिए अगर मुझे कुछ लीगली, तो यहाँ पे कहा गया जो डिसीज पर्सन है जिसकी डेथ हो चुकी है वो भी यहाँ पे इंटरेस्ट में आएगा कि अगर उसे जैसे एक इंसान की डेथ हो चुकी है सपोज करो, तो अगर उसके अगेंस्ट बोल रहा है कि मतलब करो ये चीज़ नहीं तो मैं उसकी रेपुटेशन ख़राब करूँगा। अब जो डेथ हो चुकी है तो उसकी बॉडी तो ख़राब हो नहीं सकती है, बॉडी को तो हार्म कर नहीं सकता है, रेपुटेशन नहीं कर सकता है, तो वो भी यहाँ पे प्रोटेक्टेड है, तो वहाँ पे वो भी मतलब वो भी क्रिमिनल इंटिमिडेशन होगा। लिखवाऊं? हम्म? नहीं ये नहीं पढ़ाया है। हाँ, एक्सटॉर्शन वगैरह पढ़ा है तो हम लोगों को थोड़ा सिमिलर लग रहा है ना, इसलिए लग रहा है ये न, whoever threatens, कोई भी इंसान किसी को डरा रहा है, any person कैसे डरा रहा है, इंजरी टू हिज पर्सन, पर्सन यानी बॉडी, रेपुटेशन और प्रॉपर्टी, और in whom he has interest, पर्सन का मतलब है बॉडी। हाँ मैंने लिखा ब्रैकेट में, बॉडी के लिए पर्सन कई जगह पर्सन वर्ड यूज करा गया। या फिर जिस इंसान में वो इंटरेस्ट रखता है उसे, और उससे क्या डरा धमका के क्या काम करा रहा है, कोई ऐसे काम जो लीगली वो हाँ करने के लिए नहीं है, टू डू एन एक्ट विच ही इज लीगली, क्या क्या बन रहा है ये, to do an act which he is legally not entitled to do. He, an act which he is legally not entitled to do. इरेज कर दूं? नेक्स्ट है word, gesture or act intended to insult the modesty of a woman. Word, gesture और क्या था दूसरा, एक्ट, हाँ इंटेंडेड, हाँ वर्ड, जेस्चर और एक्ट इंटेंडेड टू इंसल्ट, हाँ जेस्चर, द मॉडेस्टी ऑफ अ वुमन। Whoever intending to insult the modesty of any woman utters any word, makes any sound
or gesture or exhibits any object intending that such word or sound shall be heard or that such gesture or object shall be seen by such women or intrudes upon the privacy of such women. ठीक है, तो कोई भी इंसान एक वुमेन की मॉडेस्टी को अगर जो है नुकसान पहुंचाता है, कोई वर्ड बोल के, कोई साउंड करता है, कोई ऐसा जेस्चर करता है जिससे वो अनकंफर्टेबल होती है, ठीक है, या उसकी प्राइवेसी इन्फ्रिंज करता है, तो वो ये इस प्रोविजन में आ रहा है, ठीक है, ये चीज़ है. हो गया, रेज करो. लास्ट टॉपिक है इसका, मिसकंडक्ट इन पब्लिक बाय अ ड्रंकन पर्सन. मिसकंडक्ट, क्या चीज? बाय अ ड्रंकन पर्सन. तो तुम्हारा जो है आईपीसी देखोगे तो उसमें सबसे छोटी सजा जो है इस प्रोविजन में कितने की है पता है? 24 आवर्स, 24 घंटे की. मर्डर के लिए थोड़ी ना ये है कि आप मिसकंडक्ट कर रहे हो. अब आपने जो है शराब पी ली, आप पब्लिक प्लेस पे जो है ड्रामा कर रहे हो, वहां लोगों को परेशान कर रहे हो. Whoever in a state of intoxication appears in any public place or in any place which it is a trespass in him to enter, and there conducts himself in such a manner as to cause annoyance to any person, shall be punished with a simple imprisonment for a term which may extend to 24 hours, or with a fine which may extend to 10 rupees, or with both. कई जगह फाइन बहुत वो है, ठीक है. तुम्हारा ये हो गया है, बाकी मैं एक बार बीएनएस देख लूंगी, ठीक है. अगर कुछ उसमें मुझे लगेगा पढ़ाने लायक तुम लोग को तो वो मैं पढ़ा दूंगी. हाँ. हम्म. हम लोग का हिंदू लॉ में सक्सेशन एक्ट बचा था, ठीक है. और मैंने मुस्लिम लॉ से बैराक से नहीं पढ़ाया था ना. क्यों नहीं हो रहा? वो लीगल करंट अफेयर्स तो हुआ था. तो और सर ले रहे हैं ना करंट अफेयर्स तो. अब हम लोग कवर करते हैं मुस्लिम लॉ की बैराक से, ठीक है. मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डाइवोर्स एक्ट 1986. मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन Muslim women protection of divorce, protection of rights on divorce.
1986। ये क्या कर रहे हो? तो अगर इस बेरैक के अकॉर्डिंग बात करें हम लोग, तो यहाँ पर डेफिनेशन दे रखी है कि एक डाइवोर्स्ड वुमेन क्या है, ठीक है? तो divorced women means a Muslim woman who was married according to Muslim law and has been divorced by or has obtained divorce from her husband in accordance with the Muslim law। तो मुस्लिम लॉ है तो यहाँ पे मुस्लिम वुमेन की बात होगी। तो डाइवोर्स्ड वुमेन वो है जिसके जो है मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग जिसकी शादी हुई थी और मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग उसका अपने हस्बैंड से डिवोर्स हो गया है। इद्दत पीरियड की बात करें अगर हम लोग, इद्दत ही बोलते हैं। हाँ हाँ, रीजन वही है। अगर डिवोर्स हुआ तो दो कंडीशन पर करना पड़ता है इद्दत। तो इद्दत की बात करें अगर हम लोग, तो इद्दत पीरियड मींस इन द केस ऑफ अ डिवोर्स्ड वुमन, अगर डिवोर्स हो रहा है तो 3 menstrual courses after the date of divorce if she is subject to menstruation। if she is during her menstruation course, तो उसे 3 menstrual courses तक डिवोर्स करना पड़ेगा, वो ऑब्जर्वेशन जो है इद्दत वो करना पड़ेगा। मैं लिखवा रही हूँ को इद्दत पीरियड इन केस ऑफ डिवोर्स्ड वुमेन। इद्दत पीरियड कब? अगर उसका डाइवोर्स हुआ है। डाइवोर्स पे भी होता है, डेथ पे भी होता है, मैं अभी इसकी बात कर रही हूँ। If she is subject to menstruation, then 3 menstrual courses। menstruation, अगर वो मेंस्ट्रुएशन पीरियड में नहीं है तो 3 ल्यूनर मंथ्स। वो बताऊंगी। And if she is incited at the time of her divorce, the period between the divorce and the delivery of her child or the termination of pregnancy which is earlier। अब डिवोर्स हुआ, ठीक है, और वो प्रेग्नेंट है, तो अगर उसमें से बेबी डिलीवर हो जा रहा है या जो है टर्मिनेट उसकी प्रेगनेंसी टर्मिनेट हो जा रही है यानी मिसकैरेज हो जा रहा है, तो या तो इन दोनों में से जो भी पहले हो जाएगा तो तब वहां पे उसका वो इद्दत पीरियड खत्म हो जाएगा। ऐसे ये चीज समझे कि नहीं समझे? जैसे उसका डाइवोर्स हुआ एक वाइफ का, ठीक, अब जो है डाइवोर्स हुआ, फिर पता चला कि वो प्रेग्नेंट है बाय हर फॉर्मर हस्बैंड, तो कब तक वो इद्दत करेगी? या तो उस बच्चे का डिलीवरी हो जाए, डिलीवरी होने तक, या तो वो बच्चा मिसकैरी हो जाए तब तक। अच्छा मतलब समझ नहीं आया है, बताती हूँ, इरेज कर दूँ ये। इद्दत ये यही टर्म है, ठीक है, चाहे इंग्लिश बोलो चाहे उर्दू चाहे हिंदी, यही टर्म मेंशन है हर जगह। तो मुस्लिम लॉ में ये है जब एक वाइफ का हस्बैंड जो है डिवोर्स होता है या फिर डेथ, दो केस में इद्दत करनी पड़ती है। किस में करनी पड़ती है? डेथ हो रही है हस्बैंड की,
डेथ ऑफ हस्बैंड, हाँ वही चीज है। 40 डेज नहीं बेटा, ज्यादा है। डेथ ऑफ हस्बैंड या फिर डाइवोर्स। हाँ डाइवोर्स पे भी है। और ये भी नहीं। और ये जो है, ये मुस्लिम में है इद्दत का कॉन्सेप्ट। और ये भी चीज है कि जब जब तक इद्दत चलेगी तब तक शादी नहीं कर सकते, ना हस्बैंड कर सकता है किसी और से, ना वाइफ कर क्या ना फॉलो करे। मैं शायद ना फॉलो करूं, क्योंकि कि क्या, नहीं लॉ में कहीं नहीं लिखा है। ये थोड़ी ना कहीं मैंडेटरी नहीं है कि आपको वो इद्दत करनी करनी वरना आपको जेल होगी, मैंडेटरी थोड़ी ना है। तो इस ये जो तुम बोल रहे हो वुमेन घर में रहती है, वाइफ जो थी यही है कि वो मतलब जैसे पर्दा नहीं बोलते हैं, तो पूरा घर में ही रहती है, घर के बाहर नहीं निकलती ना किसी से, जिससे शादी पॉसिबल है, जिससे शादी जायज है, उसके सामने नहीं आती है। तो ये कॉन्सेप्ट इसलिए रखा गया है, जैसे पहले के टाइम पे ये टेस्ट वगैरह नहीं होते थे, अब तो टेस्ट हो जाते हैं, पता चल जाता है बेबी किसका है। तो पहले इस ये चीज रखी गई थी कि अगर बाद में पता चला है कि वाइफ प्रेग्नेंट है, तो इस बात की श्योरिटी रहे कि वो अपने फॉर्मर हस्बैंड से प्रेग्नेंट है। ये चीज समझ आ, ये होता है इद्दत। और इद्दत के टाइम पे एक हस्बैंड की ड्यूटी है, अब डेथ होगी तो बात अलग है, अगर डिवोर्स है, कि वो अपनी वाइफ को मेंटेनेंस दे। और ठीक है। और जब डिवोर्स होता है तो जैसे मैंने बताया ना कि 3 मेंस्ट्रुअल कोर्सेज में डिवोर्स हुआ, 3 महीने के गैप पे। तो एक बार उसने प्रोनाउंस किया डिवोर्स, उसके बाद अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स हो गया, दोबारा वो प्रोनाउंस नहीं किया, तो वो रिवोक हो गया डिवोर्स, वो डिवोर्स नहीं हुआ। उसे 3 बार प्रोनाउंस करना पड़ेगा, 3 महीने के गैप, एक एक महीने के गैप पे। क्लियर हुई चीज। फिर जो है मैजिस्ट्रेट की बात करें, तो मैजिस्ट्रेट मीन्स अ मैजिस्ट्रेट or the first class exercising jurisdiction under the CRPC in area where the divorced women resides। तो इस जो एक्ट है ये मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डिवोर्स एक्ट, तो यहाँ पे मैजिस्ट्रेट का मतलब क्या है, मैजिस्ट्रेट में कई सारे मैजिस्ट्रेट आते हैं, मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट बस। लेकिन इस सेक्शन एक्ट में कौन सा मैजिस्ट्रेट केसेस डील करेगा और कहाँ का मैजिस्ट्रेट डील करेगा, वो सुनवाई करेगा। तो मैजिस्ट्रेट कौन सा, फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट हो, और फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट जो सीआरपीसी में दे रखा है 1933 में, वो मैजिस्ट्रेट, प्लस कहाँ का मैजिस्ट्रेट हो, जहाँ पे वुमेन रहती हो, डाइवोर्स्ड वुमेन रिजाइड्स, मतलब जब वुमेन का डाइवोर्स हो चुका है उसके बाद जहाँ वो रह रही है। सब क्लियर हुई, बता रही हूँ उनको। जो ये तुम्हारा एक्ट है इसमें केस देख कौन ये डील करेगा, मैजिस्ट्रेट। जैसे जुरिस्डिक्शन होता है ना, जैसे हर केस तुम हर मैजिस्ट्रेट के सामने नहीं ले जा सकते, जैसे कुछ केसेस ऐसे हैं जो मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास का ही सुनता है, कुछ सेकंड क्लास को सुनते हैं, कोई मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट सुनता है। तो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास हो, ठीक है, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट जेएम है, ठीक है, ऑफ फर्स्ट क्लास। ये क्या हो रहा है, कौन सा हो जो सीआरपीसी में मेंशन है, ठीक है। सीआरपीसी का अब नया नाम क्या है, भारतीय नागरिक ना, BNSS, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। हाँ ठीक है, 1973। तो जो मेंशन हो, और कौन सा मजिस्ट्रेट ये डील करेगा केस जहाँ पे डिवोर्स्ड वुमेन रह रही है, क्या। हाँ लिखो ये, कहाँ का मजिस्ट्रेट ये केस सुनवाई करेगा, जहाँ पे डिवोर्स्ड वुमेन रह रही, मतलब डिवोर्स होने के बाद जहाँ रह रही वो डिवोर्स्ड वुमेन है, वो मैरिड नहीं है। समझ आ गया सेक्शन।
हाँ इरेज करो ये। नेक्स्ट हमारा प्रोविजन है मेहर और अदर प्रॉपर्टीज ऑफ मुस्लिम वुमेन टू बी गिवन टू हर एट द टाइम ऑफ डिवोर्स। मेहर और अदर प्रॉपर्टीज ऑफ मुस्लिम वुमेन to be given at the time of divorce. क्या? हाँ वाइफ चाहे तो खुद वो रिफ्यूज कर सकती है, अदरवाइज मेहर को बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है। A reasonable and fair provision and maintenance to be made and paid to her within the iddat period by her former husband. एक reasonable amount अब उसका former husband इद्दत period पे के time अपनी wife को दे, where she herself maintains the children born to her before or after the divorce. A reasonable and fair provision and maintenance to be made and paid by her former husband for a period of 2 years from the respective dates of birth of such children. तो इसी प्रोविजन का सेकंड पॉइंट ये कहता है कि जब एक वुमेन का डिवोर्स हुआ तो चाहे डिवोर्स के पहले या बाद में अगर उसके फॉर्मर हस्बैंड से उसके बच्चे होते हैं तो जिस डेट से मतलब जो डेट ऑफ बर्थ है बच्चे की उससे 2 साल तक फॉर्मर हस्बैंड मेंटेनेंस दे बच्चों का। ठीक है, लिखो ये चीज अपने हिसाब से, या तो लिख लो वरना बाद में भूल जाओगे। हो गया? नेक्स्ट इसी का है, इसी सेक्शन का, एन इक्वल अमाउंट टू द सम ऑफ मेहर और डुअर, मेहर को डुअर भी बोलते हैं, agreed to be paid to her at the time of her marriage or at any time thereafter according to Muslim law. एक अमाउंट जो मेहर फिक्स हुई थी शादी के टाइम पे। हाँ, डुअर मेहर दी जाती है ना मुस्लिम्स में शादी के टाइम पे, भूल गए वो सब? वाइफ को जो है मेहर दी जाती है, एक मतलब एक रिस्पेक्ट के उससे, और एक ये रहता है कि मतलब वो आपके सब्सिस्टेंस के लिए। तो, तो शादी के टाइम पे मेहर दी जाती है जितनी भी लड़के की हैसियत है उस अकॉर्डिंग। और जो है कई बार ऐसा होता है कि पूरा अमाउंट उसी टाइम दे दिया जाता है। प्रोम्प्ट और डेफर्ड 2 तरह की मेहर होती, मैंने पढ़ाया था। तो हाँ, तो जो है कई बार ये भी होता है कि पूरा अमाउंट उसी टाइम दे दिया जाता है, कई बार ये होता है कि आधा उस टाइम दे दिया जाता है कुछ अमाउंट, बाकी जब मैरिज डिसॉल्व होती है बाय डेथ और डिवोर्स तब दे दिया जाता है, जब देना हो। All the properties given to her before at the time of marriage or after her marriage by her relatives or friends or husband or any relative of the husband or his friend. अब कौन सी प्रॉपर्टी उसकी होगी? कोई भी प्रॉपर्टी जो शादी से पहले, शादी के टाइम पे या शादी के बाद दी है, किसने दी है? रिलेटिव्स ने दी है या फ्रेंड्स ने दी है
या हस्बैंड ने दी है, या किसी हस्बैंड के रिलेटिव्स ने दी है, या हस्बैंड के किसी फ्रेंड्स ने दी है, तभी वो प्रॉपर्टी किसकी होगी? वाइफ की होगी। अगर जो है हस्बैंड अपनी वाइफ को कोई चीज गिफ्ट कर रहा है, ठीक है, और फिर शादी के बाद उसे देनी पड़ेगी, उसे मतलब आप उसकी वाइफ की ही रहेगी। तुमने एक बार दे दी, अपनी वाइफ को दी, ये नहीं कि मैंने अपनी इनकम से लिया था, मैंने ही गिफ्ट किया, मैं वापस लो, नहीं। ये चीज क्लियर हुई? ऑर्डर फॉर पेमेंट ऑफ मेंटेनेंस। आर्टिकल 125 है सीआरपी का, सीआरपीसी का सेक्शन 125, क्या उसके अंदर मुस्लिम वुमेन वो मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है? क्यों? ये बात किस पॉइंट पे बात बोल रहे हो? कोई पॉइंट भी तो होना चाहिए, किस बेस पे बोल रहे हो? लेटेस्ट जितने भी जजमेंट आ रहे हैं तो वो 125 के अंदर मेंटेनेंस दे रहे हैं, और यही कहा है कि 125 सब पे अप्लाई होता है, सीआरपीसी का सेक्शन 125 रिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन। एक मुस्लिम वुमेन भी जो सीआरपीसी का 125 सेक्शन है उसके अंदर मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है अपने हस्बैंड से। तो जो हमारा नेक्स्ट प्रोविजन है, ऑर्डर फॉर मेंटेनेंस ऑफ पेमेंट, तो इसका है नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन द फॉरगिविंग प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट और इन एनी अदर लॉ फॉर द टाइम इन फोर्स where a magistrate is satisfied that a divorced woman has not remarried and is not able to maintain herself after the iddat period, he make an order directing such of her relatives as would be entitled to inherit her property on her death according to Muslim law to pay such reasonable and fair maintenance। तो इस ये प्रोविजन ये बात कह रहा है कि इद्दत पीरियड के बाद एक डाइवोर्स्ड वुमेन, ठीक है, जिसका डाइवोर्स हो चुका है, इद्दत पीरियड हो गई, अब हस्बैंड तो इद्दत पीरियड तक ही वो दे रहा मेंटेनेंस यहाँ पे, तो उसके बाद क्या होगा? तो उसके बाद अगर मैजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है कि इसने मतलब फैक्ट्स के बेसिस पे कि इसने दोबारा शादी नहीं करी, रिमैरिज नहीं करी है, और ये केपेबल नहीं है खुद को में जो है अपना सब्सिस्टेंस के लिए, ठीक है, खुद का गुजारा करने के लिए वो केपेबल नहीं है, तो अगर उसकी कोई प्रॉपर्टी है और उस वुमेन की डेथ के बाद, जैसे मैं हूँ, मेरे डिवोर्स हुआ, ठीक है, अब इद्दत भी हो गई कंप्लीट, अब इद्दत के बाद मैजिस्ट्रेट को लग रहा है कि ये लड़की मतलब एजुकेटेड भी नहीं जो जॉब कर सके, और इसने दोबारा शादी भी नहीं करी है, तो ये कैसे रहेगी? सबको वही क्लोथ चाहिए, फूड चाहिए, ये बेसिक नेसेसिटीज तो पूरी होनी चाहिए। तो जज वहाँ पे क्या करेंगे मैजिस्ट्रेट, जो मेरी प्रॉपर्टी है मेरी डेथ के बाद अगर मैं मर जाऊं तो प्रॉपर्टी किसे मिलेगी, ठीक है, कि मेरे किन रिलेटिव्स को मिलेगी? तो जिन रिलेटिव्स को मिलेगी उनसे बोलेंगे कि मेरे लाइफ टाइम में मुझे, मैं जब तक जिंदा हूं, मुझे एक फेयर अमाउंट हर महीने दें। Provided that where such divorced woman has children, the magistrate shall order only such children to pay maintenance to her, and in the event of any such children being unable to pay such maintenance, the magistrate shall order the parents of such divorced woman, ठीक है, अगर उस divorced woman के बच्चे हैं, ठीक है, और वो बड़े ही कमा रहे हैं, तो उनसे बोलेंगे कि मेंटेनेंस दो अपनी मदर को। अब जो है अगर वो बच्चे मेंटेनेंस नहीं देने के लिए केपेबल हैं, तब क्या होगा? तब जो डाइवोर्स्ड वुमन उसके पेरेंट्स से कहेंगे, बता रही हूँ क्या हो रहा है, पहले क्या हो रहा है तुम ये चीज देखो, पहले किससे बोल रहे हैं? रिलेटिव से, जो उसकी प्रॉपर्टी को सक्सीड करेंगे, हु सक्सीड टू प्रॉपर्टी ऑफ डाइवोर्स्ड वुमन।
अगर नहीं होगी तो बाकी चीजें जो बता रही हूँ वो होगा ना। अगर नहीं है, ठीक है, पहला ये सिचुएशन हो गई। अगर प्रॉपर्टी उसके पास नहीं, तब क्या होगा, उसके बच्चे अगर हैं और वो अर्निंग है, तब उसके बच्चों से बोलेंगे मैजिस्ट्रेट कि भाई अपनी आप मदर को मेंटेनेंस दीजिए, ठीक है। अब अगर बच्चे केपेबल नहीं है, ठीक है, बच्चे अनेबल टू मेंटेन, कौन है अनेबल मेंटेन करने के लिए, चिल्ड्रन, तब क्या होगा, चिल्ड्रन अनेबल टू मेंटेन। अब यहां पे क्या होगा, पहले केस में तो रिलेटिव्स जो उसकी प्रॉपर्टी सक्सीड कर रहे हैं, ठीक है, इनहेरिट करेंगे, वो यहाँ पे मेंटेनेंस दें फेयर अमाउंट हर महीने। अब सपोज करो रिलेटिव्स नहीं है कोई या प्रॉपर्टी उसके पास नहीं है, ठीक है, तब बच्चों से बोलेंगे मैजिस्ट्रेट साहब कि आप मेंटेनेंस दीजिए। अब बच्चे भी मेंटेनेंस देने के लिए सक्षम नहीं है, बच्चे ही नहीं है, या जो है वो maintenance, या जो है वो फिजिकली फिट नहीं है या मेंटली फिट नहीं है। अब चिल्ड्रन मेंटेनेंस उस डाइवोर्स वुमन के पेरेंट्स से बोलेंगे। पेरेंट्स ऑफ डाइवोर्स्ड वुमेन। अब सारी चीजें हो जाएंगी, अगर फिर भी कोई ऑप्शन नहीं बच रहा है, तब लास्ट में क्या होगा, लास्ट में स्टेट वक्फ बोर्ड, मैंने वक्फ बोर्ड एक दिन पढ़ाया था ना, तो सेंट्रल लेवल पे भी होता है, स्टेट लेवल पे होता है, तो स्टेट वक्फ बोर्ड मेंटेनेंस देगा अगर कोई नहीं केपेबल है मेंटेनेंस देने के लिए, तो कौन देगा, स्टेट वक्फ बोर्ड। ठीक है, मैं क्लास कंक्लूड कर रही हूँ, समाप्त कर रही हूँ, तो आप जो डाउट्स है तुम लोग के मौके वो पूछ लो मुझसे, ठीक है, थैंक यू।